बहू जल्दी जल्दी काम निपटा ले, मेहमान कभी भी आ जाएंगे। हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी तरफ से काम निपटाने में लगी हुई हूँ। मेहमानों के आने के बाद उनको भी तो देखना पड़ेगा। ना तुझे पता है, मेरी बहन लीलावती मुझसे कई सालों बाद मिल रही है, लेकिन इस बार मेरी बहन जीजाजी और उसका बेटा भी घर आ रहे हैं। वैसे माँ मासी को आपको कहना चाहिए कि इंजीनियरिंग की डिग्री अब रद्दी हो चुकी है। ये सब बातें तू दीदी के सामने मत बोल देना, उन्हें बुरा लगेगा। तेरी आदत नहीं गई है। अभी तक मजाक बनाने वाली कह रही हैं आप। ऐसे अगर उनका मजाक बनाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। दादी दादी कौन आ रहा है जिनकी इतनी बातें हो रही है? तेरी बड़ी दादी आ रही है, वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है, तुझे ढेर सारी चीजें खिलाने वाली है। क्या सच में वह दादी मुझे बहुत सारी चीज खिलाएगी? हाँ, तभी जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। घर में सभी खुश थे, मेहमानों के आने की तैयारी चल रही थी। अब कुछ देर बाद ही सुमन की बड़ी बहन लीलावती, मुकेश और विजय आते हैं। अरे सुमन, तू तो एकदम ही बदल गई है। दीदी, आप भी तो बदल गई है। इतने सालों बाद मिल रहे हैं हम और जीजा। जी तो बूढ़े हो गए। टेंशन से सारे बाल उड़ गए हैं उनके सर के। और अजय भाई कैसा है? सुना इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तूने? इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई फायदा नहीं भैया। माँ की जिद पर मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब वही कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहा हूँ। सबका यही हाल है। चल तुझे घुमाकर लेकर आता हूँ। अभी किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर आए मेहमान थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे। खाना पना भी तो खाने दे उन्हें। नालायक, एक बेटे का बाप हो गया है, लेकिन अकल इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। माँ जी, मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग फ्रेश हो जाइए। सुमन मेहमानों को उनका कमरा दिखाने ले जाती है। वहीं कल्याणी किचन में खाना लगाने की तैयारी में होती है। दूसरी तरफ सभी कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं। खाने में नॉनवेज बना होता है और अमित नॉनवेज की हड्डियों को भी ऐसे खा रहा था जैसे उसने कभी नॉनवेज ही नहीं खाया हो। मौसा जी बड़े दिनों बाद खा रहे हैं चिकन, तभी तो हड्डियां भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। चुप कर नालायक, कैसी बातें करता है? अरे इन्हें तो नॉनवेज खाने की इतनी आदत है कि नॉनवेज देखकर इनसे रुका ही नहीं जाता। अरे ये तो कुछ भी नहीं। पिताजी तो एक बार बकरे का सर ऐसे खा रहे थे जैसे इन पर कोई भूत आ गया हो। तेरा बेटा भी मेरे बेटे की तरह कम दिमाग का लगता है, देख रहे हो ना। भाभी जी, मेरी कैसे इंसल्ट हो रही है? क्या भैया आपको कम दिमाग के लगते हैं? नहीं नहीं, वह तो पूरे घर में सबसे समझदार है। मेहमानों के आने से घर में चहल पहल थी, सब खुश थे। और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थी सुमन, क्योंकि बहुत समय बाद सुमन अपनी बहन और जीजाजी से मिल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही मेहमानों को आए हुए कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज सुमन छत पर बैठी होती है। दिनेश, चेतन और अमित बाहर पार्क में घूमने गए होते हैं। कल्याणी भी पड़ोस की औरतों के साथ बाजार गई होती है। अरे कलावती दीदी, रमेश भाई के बच्चे तो इतने बिगड़ गए हैं कि सुना है अपने पिता की एक नहीं सुनते। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, वह अपने बाप की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। मैं भी आई थी एक रोज समझाकर। दोनों बहनें बातें करते हुए छत पर घूम रही होती हैं। तभी कलावती छत से नीचे झांककर बहन सुमन से कहती है, यहाँ से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कोई जानवर मर गया हो। सुमन लीलावती के कहने पर जैसे ही छत से झांकने लगती है, वैसे ही सुमन के कानों के पीछे से एक डरावनी आवाज आती है, तेरी मौत में हाथों ही लिखी थी, अब मरने के लिए तैयार हो जा। सुमन जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लीलावती चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। उसके डरावने लंबे दांत, फुले हुए बाल देखकर सुमन डर चुकी थी और जैसे सुमन पलटती है, वह सुमन के दोनों पैर पकड़कर उसे छत से गिरा देती है। तभी कल्याणी का घर में कदम रखना होता है। 2 साले राजू और नन्हे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उससे मिलने आते हैं। राजू धर्मदास से बोलता है, वाह जीजा जी, क्या मकान लिया है आपने, बिल्कुल महल लग रहा है। ऐसा मकान तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। इतना माल टाल कहाँ से लाए? बहुत अमीर हो गए हो, हमें भी बताओ, थोड़े अमीर हम भी हो जाएं। तुम दोनों मेरे साले ना होते तो तुम दोनों को इस महल का चौकीदार बना देता। कहाँ से लाए हो पैसा? अरे भाई, मेहनत के हैं और क्या, जो तुम दोनों नहीं करते, करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे।
तेरी ये गलती है कि तू इस कंगाल खानदान में पैदा हुआ और इस जोकर राजू का भाई है, समझा? सुनकर परेशान हो गई हूँ। या तो अब ये घर में रहेगी या मैं। फिर सोनी मुंह ऐंठ के पल्ला झाड़ती हुई वहां से चली जाती है। अरे बेटा, ये कैसे दिन आ गए हैं जो मुझे अपने ही घर में रहने के लिए सुनना पड़ रहा है। बस कर माँ, तेरी वजह से इस घर में रोज रोज कलेश होता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की खिटखिट से। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, कल सुबह मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा। बुढ़िया दंग रह जाती है कि उसका बेटा ही उसे घर से निकालने को तैयार है तो किसी और से क्या कहे। आधी रात को ही बुढ़िया 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से बिना किसी को बताए निकल जाती है। सुनसान रात को काले अंधेरे में खाली सड़क पर बुढ़िया अकेले चल रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। बुढ़िया वहीं एकाएक ढेर हो जाती है। गाड़ी तेज रफ्तार में निकल जाती है। अकाल मृत्यु के कारण बुढ़िया एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मेरे पास ताकत आ गई है। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो चलते हैं अपने घर वापस। बूढ़ी चुड़ैल सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती है और एग में जाके बैठ जाती है। वहीं बैठकर अपने बेटे बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। सुबह होने पर अलार्म बजता है। अजी अलार्म बंद करो, आज मैं थोड़ा लेट उठूंगी आराम से। वैसे भी रोज रोज के ड्रामे से मेरा सर दुखने लगता है। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, आज मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने वाला हूँ। ये सुनते ही सोनी फटाफट उठकर बैठ जाती है। क्या सच? मैं अभी तुम्हारा टिफिन देती हूँ। जितना जल्दी हो सके इस बूढ़ी बला को ठिकाने लगाओ। रोहित जब बुढ़िया के कमरे में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कमरा खाली पाकर वो सोनी को बताता है, चलो अच्छा ही है, बुढ़िया खुद ही कहीं चली गई, हमारी टेंशन ही खत्म हो गई। अब कोई पूछेगा तो कह देना कि उनकी दिमागी हालत खराब थी, पता नहीं रात को कहीं निकल गई। हमारे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। और अपने अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। अच्छा, बहू तो बहू, बेटे को भी मेरी कोई परवाह नहीं। इस बहू ने मेरे बेटे को भी अपने जैसा ही बना दिया। अब देख बहू रानी, कैसे मैं तेरी चुटिया खींचती हूँ। तूने बहुत परेशान किया है ना मुझे। देख अब तेरा जीना कैसे हराम करती हूँ। रोहित के ऑफिस जाने के बाद सोनी छत की सफाई करने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाती है। सोनी झाड़ू मारने लगती है। चुड़ैल साफ जगह पर फिर से कूड़ा बिखेरने लगती है। अरे ये कोना तो मैंने अभी साफ किया था। शायद भूल तो नहीं गई, क्योंकि साफ किया होता तो गंदा नहीं होता। चुड़ैल सोनी के पीछे खड़ी होती है। सोनी वो जगह फिर से साफ करती है। देखती हूँ आज तो कैसे साफ कर पाती है। चुड़ैल फिर से पीछे पीछे कचरा बिखेरने लगती है।
सोनी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा था उसके साथ। सोनी परेशान होकर थक कर नीचे जाने लगती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल जीने पर पानी डाल देती है और सोनी धम धम करती हुई नीचे जा गिरती है। चुड़ैल हंसने लगती है। हाय मेरी कमर, अम्मा, कमर ही टूट गई मेरी तो आज। हे राम। सोनी अपनी कमर पकड़ती हुई खड़ी होती है और कमरे में जाने लगती है और बाम लग। अपना अच्छा आदमी है तो इस पर इतना भड़क क्यों रहा है? हम रामू, ये धंधा है, इसमें कुछ जायज है और कुछ नाजायज, और मेरे लिए तो हर कुछ जायज है। तू चिंता ना कर, तेरे ऊपर आंच भी ना आएगी।